नमस्कार। प्रश्न पत्र क्रम 7 भाषा, हिंदी भाषा, इसके अंतर्गत हम इकाई 1 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने पिछली तासिका में हम भाषा के स्वरूप पर चर्चा कर रहे थे। इसको अब हम इस तासिका में कंटिन्यू करते हैं। भाषा, यह जो शब्द है, इस शब्द में बहुत अधिक व्यापकता है, इसे समझना आवश्यक है। विचार विनिमय के विभिन्न साधनों को देखते हुए भाषा के व्यापक तथा संकुचित अर्थ को ज्ञात करना हमारा फर्ज बनता है। वास्तव में हम भाषा को पास ज्ञान इंद्रियों के द्वारा भी हम अपनी बात जो है वह दूसरों के पास, दूसरों के सामने रख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इन पास इंद्रियों में कौन कौन से इंद्रिय होते हैं? उसमें गंध इंद्रिय है, स्वाद इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय, दृक इंद्रिय यानी कि नेत्र, कर्ण इंद्रिय, इन पास अवयवों का इसमें समावेश होता है। यानी कि इसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तथा दूसरों की बात जो है वह हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इन्हें हम इन सभी 5 अंगों को हम व्यापक अर्थ में रख सकते हैं, परंतु इनमें से प्रमुख 3 जो अंग है जिससे हम अपने विचार जो है वह व्यक्त जिसके माध्यम से हमारे विचार दूसरों के पास व्यक्त किए जा सकते हैं। इनमें पहला हमने देखा था स्पर्श ज्ञान, दूसरा नेत्र ज्ञान और तीसरा श्रवण ज्ञान यानी कि श्रवण ग्राह्य। यहाँ तक हम आए थे। तो इनमें से इसमें मुख से या किसी वस्तु से विविध ध्वनियाँ निकालकर विचारों या भावों को प्रकट किया जा सकता है। यानी कि श्रवण ज्ञान के द्वारा इस प्रकार के मुख से किसी वस्तु से विविध प्रकार के ध्वनियों को निकालकर हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं तथा अपने भाव दूसरों के पास प्रकट करते हैं। श्रवण ग्राह्य के अंदर वे समस्त ध्वनियाँ आ जाती है जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करता है तथा व्यक्त करता है। ध्वनि संदेश द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। यानी कि हमारी आवाज़ जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। संकुचित या सीमित अर्थ में ध्वनि चिन्हों की भाषा अर्थात विचार विनिमय के लिए उच्चारण अवयवों से उच्चारित, यानी कि उच्चारण अवयव से उच्चारित यानी कि हमारे मुख से जो कुछ भी आवाज़ निकलती है उससे सार्थक ध्वनि चिन्हों की भाषा को प्राथमिकता दी जा सकती है और इन्हीं के माध्यम से हम अपने विचार जो है वह दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। सार्थक शब्दों को इसके अंतर्गत रखा जा सकता है जो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है और इसमें अतिव्याप्ति भी दिखाई देती है, अतिव्याप्ति भी नहीं होती। इस प्रकार से श्रवण ज्ञान के द्वारा हम अपने विचार जो है वह दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचार ठीक तरह से समझ पाते हैं। अभिप्राय व्यक्त करने के लिए हम अभिप्राय व्यक्त करने के लिए आँख, सिर, हाथ आदि का संचलन इस प्रकार की भाषा है, किंतु इससे क्या होता है कि अर्थ जो है वह पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए अर्थात केवल इंगित या ध्वनियों की सहायता के लिए इंगित ही
इंगित की ज़रूरत है। ध्वनि चिन्हों के अलावा विचार विनिमय के अन्य भी ऐसे बहुत सारे साधन हैं। मनुष्य अपने विचारों को दो रूपों में प्रकट कर सकता है। उसमें मौखिक और लिखित, यह दो प्रमुख प्रकार जो है वह महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनमें से मौखिक रूप जो है वह अधिक चलता है, लेकिन मौलिक की तुलना में ध्वनि संकेत की भाषा जो है वह बहुत अधिक अर्थपूर्ण होती है और वह समझने में बहुत आसान भी होती है। फिर भी इतना सच है कि भाव प्रकट करने के सभी साधनों का प्रयोग जो है वह मनुष्य आज भी कर रहा है। यानी कि हम आज भी कभी कभी अपने भाव प्रकट करने के लिए किन्हीं चिन्हों द्वारा हम किसी और को संकेत करते हैं और सामने वाला जो होता है वह तुरंत समझ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आज भी इन सभी साधनों का प्रयोग जो है मनुष्य आज भी कर रहा है, ऐसा माना जाता है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष्य धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ व्यक्तवाणी, अतः एक प्रकार से इस धातु के अर्थ में ही भाषा का महत्व या भाषा का लक्षण जो है वह विद्यमान है। अर्थात जिससे कुछ बोला जाए या कहा जाए उसे भाषा कहा जाता है। यह सामान्य रूप से बताया जाता है, जिसमें पशु पक्षियों से लेकर मनुष्य तक कुछ न कुछ वाणी प्रकट करने की बात है। विचारों को व्यक्त करने के साधनों को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें भाष्यतर और भाषा। जितने प्रकार के संकेत हैं उन्हें हम भाष्यतर वर्ग के अंतर्गत रख सकते हैं। इन्हें भाषा के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, यानी कि जो कुछ भी संकेत है वह भाषा के अतिरिक्त वर्ग में हम उन्हें रखते हैं, इसे भाषा के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। परस्पर व्यवहार के लिए इन संकेतों का अधिक उपयोग नहीं होता, इसलिए उसे भाष्यतर वर्ग में हम रखते हैं। बहुत सीमित मात्रा में इनका प्रयोग होता है। जब कभी हम बोल नहीं पाते तब इन संकेतों का प्रयोग हम भाव व्यक्त करने के लिए करते हैं। व्यापक स्तर पर परस्पर व्यवहार के लिए जिस साधन का उपयोग किया जाता है उसे हम भाषा कहते हैं, और भाषा का स्तर जो है वह व्यापक होता है। उसका प्रयोग ज़्यादातर क्षेत्र में ज़्यादा व्यापक रूप में होता है, इसलिए भाषा जो है उसका परस्पर व्यवहार व्यापक क्षेत्र में दिखाई देता है। भाषा से तात्पर्य मानव मस्तिष्क की उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत वक्ता अपने कतिपय ध्वनि संकेतों या यंत्रों द्वारा नाना प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण कर अपने भावों तथा विचारों का प्रकाशन करता है तथा विचारों को प्रकट करता है। अर्थात भाषा में प्रयुक्त ध्वनि, शब्द और वाक्य 3 स्तर पर होती है। इससे यह स्पष्ट होता है भाषा के लिए उसके ध्वनि समूह की एक निश्चित व्यवस्था हो, इस प्रकार की बात बताई जाती है। संस्कृत भाषा में भाष्य धातु से बने भाषा शब्द के जो अर्थ प्राप्त होते हैं उसके आधार पर ही भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। भाषा विज्ञान में उसी भाषा को स्वीकार किया जा सकता है जो वक्ता के वक्तव्य को पूर्णता और स्पष्टता से संप्रेषित कर सके। इस प्रकार की बात जो है भाषा विज्ञान में समावेश की गई है। भाषा के स्वरूप को देखकर देश विदेश के अनेक विद्वानों ने भाषा को परिभाषाबद्ध करने का प्रयास किया है।
अनेक विद्वानों ने श्रवणग्राह्य प्रतीक को महत्व दिया है और भाषा को परिभाषाबद्ध किया है। कुछ मत निम्न शब्दों में दिए जा सकते हैं। सर्वप्रथम हम पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को देखेंगे। सर्वप्रथम भाषा के संदर्भ में पाश्चात्य विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार परिभाषा देने की कोशिश की गई है और वह अत्यंत सराहनीय भी मानी जाती है। इसमें सर्वप्रथम जो विद्वान है जिन्होंने परिभाषा दी है वह है प्लेटो। प्लेटो ने अपने ग्रंथ सोफिस्ट में लिखा है, पर विचार आत्मा की मुक्त या ध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वह जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे ही भाषा की संज्ञा देते हैं। ऐसा प्लेटो के परिभाषा को देखने के बाद हमें पता चलता है। अब दूसरे विद्वान है स्वीट, जिन्होंने भाषा को परिभाषा देने की कोशिश की है। वह बताते हैं कि उनके मतानुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ऐसा इनकी परिभाषा में दिया गया है। यानी कि जब हम ध्वनियों के द्वारा ध्वनियों को शब्दों के माध्यम से अपने विचार जो है वह दूसरों तक स्पष्ट करते हैं तो वह भाषा होती है। ऐसे स्वीट की परिभाषा में दिया गया है। अगले विद्वान है जेस्पर्सन। उनके मतानुसार मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपने विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। ऐसे जेस्पर्सन की परिभाषा को देखने के बाद हमें पता चलता है। अब अगले जो विद्वान है वह वेंद्रीय है, जिन्होंने भाषा को परिभाषाबद्ध किया है। उनके मतानुसार भाषा एक तरह का संकेत है। संकेत से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचारों को, अपने भावों को प्रकट करता है। ये संकेत जो है वह कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, स्पर्शग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से अधिक जो प्रचलित है भाव प्रकट करने के लिए वह कर्णग्राह्य प्रतीक जो है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यानी कि इनकी परिभाषा वेंद्रीय की परिभाषा में बताया है कि भाषा जो है वह एक तरह का संकेत होता है। यानी कि हम जब अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं तो कभी कभी संकेतों के माध्यम से भी किसी को इशारा करके बताते हैं, या किसी रंगों द्वारा, झंडियों द्वारा, इस प्रकार के कई प्रकार के साधन होते हैं जिनके माध्यम से हम भाषा प्रकट करते हैं। तो वह बताते हैं कि भाषा एक संकेत है और संकेत जिनके द्वारा मानव जो है वह अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। इसके आगे ए.एस. गार्डियर ने भी भाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनके मतानुसार विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त और स्पष्ट संकेतों का व्यवहार किया जाता है उनके समूह को भाषा कहते हैं। ऐसे इन्होंने परिभाषा दी है। यानी कि हम जब भी कभी विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं तो उसमें व्यक्त और स्पष्ट व्यवहारों का संकेत जो है वहाँ पर दिखाई देता है और उसे ही हम भाषा के अंतर्गत लेते हैं। इसके बाद मैक्स मुलर, इन्होंने भी भाषा की परिभाषा दी है।
वह कहते हैं उनके मतानुसार भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत ऐसा उपाय है जिनकी मदद से हम अपने विचार, अपने भाव सरलता से और तत्परता से दूसरों तक प्रकट कर सकते हैं, और चाहते हैं कि इनकी व्याख्या जो है प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। ऐसा यह मैक्स मूलर जो विद्वान है, पाश्चात्य विद्वान, उनका मानना है। इसके साथ ही ब्लॉक और ट्रेगर इन्होंने भी भाषा की परिभाषा दी है। उनके मतानुसार भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह व्यवस्था है जिनके माध्यम से, जिनके सहारे कोई समाज परस्पर व्यवहार करता है तो उसे ही भाषा कहा जाता है। ऐसा मैक्स मूलर, ब्लॉक और ट्रेगर के मत अनुसार परिभाषा है। इस प्रकार भाषा के संदर्भ में पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा को परिभाषाबद्ध करने की कोशिश की है, और इनकी जो परिभाषाएं दी गई है वह बहुत ही अच्छी परिभाषाएं है और जो अत्यंत सराहनीय ऐसी मानी जाती है। इसके बाद